मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पूरे कॉलेज की मानी हुई कोल्ड ब्यूटी अचानक सबके सामने आकर सीधे मेरी बाहों में कूद पड़ेगी। ये नजारा देखकर वह लविक यंग मास्टर गुस्से से हरा पड़ जाता है। सभी को लगता है कि मेरी तो लॉटरी लग गई है, क्योंकि एक गॉडेस खुद आगे बढ़कर मेरा पीछा कर रही है। लेकिन सच यह है कि मैं उसे जानता तक नहीं था। मुझे तो यह भी शक हो रहा था कि कहीं वह ट्रुथ और डेयर हारकर मुझे मजाक का हिस्सा तो नहीं बना रही हो, इसलिए मुझे पूरा मामला फेक लग रहा था। लेकिन जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि मेरा प्यार पाने के लिए वह पूरी रात बॉयज हॉस्टल के नीचे खड़े रहने से भी नहीं हिचकिचाती, और यहाँ तक कि कैफेटेरिया की फूड ट्रॉली उसके पैर से टकराने पर भी वह वहाँ से हटने को तैयार नहीं होती। उस वक्त उसकी बॉडी की गर्माहट और सॉफ्टनेस को रियल तरीके से फील करते हुए मैं घबराकर दोनों हाथ ऊपर कर देता हूँ और सूखी आवाज में कहता हूँ, वो क्लासमेट, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम कहीं मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? जिस पर वह मीठी आवाज में कहती है, पति जी मुझे छोड़िए मत, मैं अभी और चाहती हूँ। यह सुनकर मैं वहीं का वहीं जम जाता हूँ और तुरंत उसका माथा छूता हूँ। उसे बिल्कुल भी बुखार नहीं था। मेरे मन में आता है, इसका दिमाग कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? तुम लिली हो ना? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती, बस पंजों के बल खड़ी होकर अपने गर्म और लाल होंठ मेरी तरफ बढ़ाने लगती है। उसके इस खुले टेम्पटेशन के बावजूद मैं किसी तरह अपना होश संभाले रखता हूँ। क्या यह वही कोल्ड गॉडेस है जो हमेशा सबसे दूरी बनाकर रखती थी? मैं अपनी हथेली उसके माथे पर रखकर उसे रोकता हूँ, लेकिन वह सिर तिरछा करके क्यूट तरीके से नखरे करने लगती है। बाहर से मैं परेशान जरूर होता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर हल्का खुश भी हो रहा होता हूँ। हम दोनों की सांसें बेहद करीब आकर आपस में मिलती रहती हैं और कुछ सेकंड तक यही चलता रहता है। फिर मैं कहता हूँ, क्लासमेट जरा ध्यान से देखो तो सही, मैं आखिर हूँ कौन? जिस पर वह कुछ देर के लिए चौंक जाती है, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। उस मुस्कान की मार इतनी खतरनाक थी कि मुझे लगता है जैसे मेरा शरीर टूटने वाला है। और फिर उसी पल 0.1 सेकंड के गैप में एक हल्की सी आवाज आती है, उसने मेरे गाल पर किस कर दिया। मैं पूरी तरह फ्रीज हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का सारा खून उसी जगह जम गया हो। यह नजारा देखकर आसपास से गुजर रहे स्टूडेंट्स की आंखें फटी रह जाती हैं। मैं सोचता हूँ क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? भीड़ में मौजूद एथन, जो मेरा कट्टर दुश्मन होने के साथ साथ लिली का सबसे बड़ा एडमायर भी था, यह सब देखकर हाथ में पकड़ा फूलों का गुलदस्ता जमीन पर फेंक देता है। वह गुस्से में पागल होकर भीड़ चीरता हुआ मेरी तरफ दौड़ पड़ता है। उसका मुक्का हवा को चीरता हुआ सीधे मेरे चेहरे की तरफ आता है। मैं बस हल्का सा साइड हटता हूँ, एक हाथ उठाता हूँ और एक कदम आगे बढ़ता हूँ। उसकी पूरी ताकत निकल जाती है और वह खुद लड़खड़ाकर लगभग गिर पड़ता है। उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। खुद को संभाल कर वह कांपती उंगली से मेरी नाक की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है, तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तू आखिर है कौन? आसपास तुरंत सन्नाटा छा जाता है और सभी की नजरें मेरी तरफ टिक जाती हैं। मैं बिना उसकी तरफ देखे ठंडे स्वर में कहता हूँ, स्पष्ट रूप से लिली खुद मेरे पास आई थी। यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स इसके गवाह हैं। यह सुनकर एथन पूरी तरह निरुत्तर हो जाता है। उसी समय एक गोरा और नाजुक हाथ धीरे से मेरी शर्ट खींचता है और मीठी आवाज सुनाई देती है, पति जी। यह सुनते ही एथन के चेहरे पर भयानक अंधेरा छा जाता है। वह आगे बढ़कर लिली की कलाई पकड़ने की कोशिश करता है। लिली होश में आओ, क्या इसने तुम्हें कोई दवा दी है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले चलता हूँ। लेकिन लिली ऐसे पीछे हटती है जैसे उसने कोई गंदी चीज छू ली हो। मुझे हाथ मत लगाओ। अगले ही सेकंड वह पूरा शरीर मेरे साथ चिपका लेती है और कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे सिर्फ मेरे पति चाहिए। सबके सामने इस हालत में अब सफाई देना बेकार था। जितनी देर रुकता उतनी ही मुसीबत बढ़ती। मैं गहरी सांस लेता हूँ और इस बड़े से ह्यूमन पेंडेंट को जो मुझसे चिपक चुका था, आधा संभालते और आधा खींचते आगे बढ़ने लगता हूँ। भीड़ खुद रास्ता छोड़ देती है और मैं धीरे धीरे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बढ़ता रहता हूँ। पीछे खड़ा एथन हमें जाते हुए देखकर गुस्से से दहाड़ता है, लिली तुम पागल हो गई हो। कोई स्टूडेंट कहता है, कल सुबह तक इंतजार करो, और दूसरा जोड़ता है, आज रात ही कॉलेज फोरम और ग्रुप चैट्स फट पड़ेंगे। लेकिन मेरी बाहों में मौजूद यह लड़की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। बाहर से रगड़ती रहती है और पीछे उठ रहे तूफान को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। इसके बाद मैं बेबस चेहरे के साथ गर्ल्स हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठा होता हूँ और मेरे बगल में लिली अब भी मेरी बाह को कसकर पकड़े रहती है, जैसे वह वहीं चिपक गई हो। आसपास से गुजरने वाली लड़कियां बार बार मुड़कर हमें देखती हैं और आपस में बातें करती रहती हैं। मैं अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह और ज्यादा कसकर पकड़ लेती है। फिर मैं कहता हूँ, तुम्हारा फोन कहाँ है? अपने रूममेट को बुलाओ ताकि वह तुम्हें ले जाए। वह पलकें झपकाती है और आज्ञाकारी तरीके से अपना फोन मुझे दे देती है, लेकिन फोन देखते ही पता चलता है कि उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए मैं अपना फोन निकालकर किसी क्लासमेट से मदद मांगने ही वाला होता हूँ। जैसे ही मैं फोन अनलॉक करने लगता हूँ, लिली अचानक मेरे कंधे पर सिर रख देती है और धीरे से एक नंबर बोलती है, 5510। ये सुनकर मैं सन्न रह जाता हूँ। तुम्हें मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता? क्योंकि यह मेरा बर्थडे था और मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई थी। एक अजनबी द्वारा मेरा सीक्रेट जान लेने का एहसास मेरे पूरे दिमाग को सुन्न कर देता है। तभी बगल से एक जानी पहचानी और गंभीर आवाज सुनाई देती है, फेंग युन, लिली, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी एकेडमिक एडवाइजर और लिली की मेजर लेक्चरर थी। मैं घबरा कर खड़ा हो जाता हूँ। गुड इवनिंग मैम, मैं जल्दी से कहता हूँ। वह कहती हैं, वाह, तुम दोनों अपनी रिलेशनशिप छिपाने में माहिर निकले। मैं तुरंत सफाई देता हूँ, नहीं टीचर, आपने गलत समझा है, बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरा और लिली का कोई खास रिश्ता नहीं है। मैं तो आज पहली बार उसे ठीक से जान पाया हूँ। शायद उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन टीचर वांग मेरी बात पर भरोसा नहीं करती। उनकी नजर बगल में खड़े गुस्से से भरे इथन पर जाती है। आधी रात हो गई है, तुम अभी तक हॉस्टल वापस क्यों नहीं गए? क्या थर्ड व्हील बनने का इरादा है? जल्दी जाओ, क्या कल सुबह की क्लास नहीं है? कुछ और हिदायतें देकर टीचर वांग चली जाती हैं। उनके जाते ही मैं राहत की सांस लेता हूँ। फिर मेरी नजर लिली पर पड़ती है। वह अब भी मेरी बाह को कसकर पकड़े रहती है, छोड़ने का कोई इरादा नहीं। मैं नोटिस करता हूँ कि उसके होंठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कान है, जैसे उसका कोई प्लान सफल हो गया हो। वह बिल्कुल एक क्लिंगी किटन की तरह मुझसे चिपकी रहती है।
मैं जितना छुड़ाने की कोशिश करता हूँ उतना ही नाकाम हो जाता हूँ। आखिरकार मैं अपने रूममेट को मैसेज करके मदद मांगता हूँ। काफी देर मनाने बहलाने के बाद मैं उसे कॉलेज के पास एक शांत से लाइट बार में ले जाता हूँ। सोचता हूँ कि शायद माहौल बदलने से वह थोड़ा होश में आ जाए, लेकिन मैं गलत साबित होता हूँ। कुछ फ्रूट वाइन पीने के बाद वह और ज्यादा बेकाबू हो जाती है, जैसे उसके अंदर कोई सील टूट गई हो। हल्के नशे में लिली और भी ज्यादा क्लिंगी हो जाती है। वह मेरी बाह ऐसे पकड़ लेती है जैसे वह उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो और बार बार एक ही बात दोहराती है, घर चलो पति जी, मुझे घर ले चलो। रात काफी हो चुकी थी। मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसकी बताई डायरेक्शन के हिसाब से उसे उसके किराए के अपार्टमेंट ले जाने का फैसला करता हूँ। रास्ते भर वह मेरा हाथ पकड़े रहती है, पति जी मत जाइए, आज रात यहीं रुक जाइए ना। तभी मुझे एहसास होता है कि उसके चेहरे की लाली सिर्फ शराब की वजह से नहीं है। मैं उसका माथा छूता हूँ और चौंक जाता हूँ। उसका शरीर डराने वाली हद तक गर्म था, उसे तेज बुखार हो गया था। मैं धीरे से आह भरता हूँ, लगता है आज रात यहाँ से जाना नामुमकिन है। मैं पूरा कमरा छानकर बड़ी मुश्किल से फीवर मेडिसिन ढूंढता हूँ, फिर तौलिया भिगोकर बार बार उसके माथे पर रखता रहता हूँ। वह आधी बेहोशी में भी मेरा हाथ कसकर पकड़े रहती है। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी होती हैं और होंठों से टूटी फूटी बातें निकलती रहती हैं, पति जी मत जाइए। इसी तरह जूझते जूझते आधी रात गुजर जाती है। आखिरकार उसका बुखार थोड़ा कम होने लगता है और वह गहरी नींद में चली जाती है। मैं उसके बेड के पास फर्श पर बैठा उसके सोए हुए चेहरे को देखता रहता हूँ। मन बेहद उलझा हुआ था। आज रात जो कुछ हुआ वह किसी सपने से कम नहीं था। मैं उठकर जाने लगता हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर बेड साइड टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है जो जानबूझकर उल्टा रखा गया था। क्यूरियोसिटी बढ़ती है और मैं उसे पलट देता हूँ। फोटो में हाई स्कूल कैंपस की धूप में यूनिफॉर्म पहने एक लड़का एक लड़की को बाहों में लिए खड़ा था। उस लड़की की पोनीटेल बंधी थी और चेहरे पर चमकती मुस्कान थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि टीनेज लिली थी। और उसी पल मुझे एहसास होता है कि उसके दिल में पहले से ही कोई था, कोई ऐसा इंसान जो उसके अतीत में रहता था। तो फिर आज रात जो कुछ हुआ, उसकी यह अचानक नजदीकी, उसका बार बार मुझे पति कहना, ये सब आखिर किसके लिए था? क्या यह सिर्फ मेरी किस्मत थी कि मैं उस वक्त उसके सामने मौजूद था, या फिर वह मुझे देखकर उस फोटो वाले लड़के को याद कर रही थी? ये सोचकर मैं खुद पर हल्का सा हंस देता हूँ और चुपचाप वहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, ट्रिंग ट्रिंग फोन की तेज घंटी पूरे कमरे में गूंज उठती है। फोन मेरे रूममेट का था ताकि लोग फिक्र न करें। मैं कॉल उठा लेता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से लड़कियों की जोरदार चीख पुकार सुनाई देती है। हेलो लिली, तू कहाँ है? फोन बंद है, मैसेज का जवाब नहीं दे रही। तू तो फेमस हो गई है, पूरा कॉलेज फट पड़ा है, फोरम पर हर जगह तेरे और उस मिस्ट्री बॉय के वीडियो घूम रहे हैं। यह सुनते ही मेरी सांस अटक जाती है, हथेलियों में ठंडा पसीना आ जाता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, अरे कुछ बोलो तो, क्या अभी भी रोमांस चल रहा है क्या? इसलिए हमें टाइम नहीं दे रही? मैं घबरा जाता हूँ। मुझे यह बात साफ करनी ही होगी, वरना यह बात उस फोटो वाले लड़के तक भी पहुंच सकती है और गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। मैं जल्दी से आवाज धीमी करके कहता हूँ, नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रही हैं। मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, बस क्लासमेट हूँ। लिली ने ज्यादा पी ली थी और उसे फीवर भी था। मैं बस उसे घर छोड़ने आया हूँ। लेकिन मेरी उम्मीद के उलट दूसरी तरफ न कोई शक होता है, न गुस्सा, बल्कि अचानक जोरदार खुशी की चीखें गूंज उठती हैं। भाई साहब, आप तो हमारे सगे भाई निकले। मैं हैरान होकर पूछता हूँ, क्या मतलब? वे हंसते हुए बोलती हैं, हमारी मैडम तो 10 साल पुराने आयरन ट्री जैसी थी और आखिरकार आपके कारण उसमें फूल खिल गया। हम इस दिन का इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई थी। मैं फिर जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं, आप लोग सच में गलत समझ रही हैं। मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। आज रात जो हुआ वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और अचानक दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी वे सब एक साथ पूछ बैठती हैं, तो क्या तुम उसके हाई एंड मेल नैनी हो? मैं मेल नैनी नहीं हूँ, मैं उसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, फेंग युआन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। लेकिन उनकी बातें रुकती ही नहीं। फेंग युआन, गर्ल्स हॉस्टल के सामने लिली को किस करने वाला मिस्ट्री बॉय तुम ही थे ना? मैं झल्ला कर कहता हूँ, तो क्या हुआ? इससे क्या साबित होता है? वे सब एक साथ बोल पड़ती हैं, सब कुछ साबित हो जाता है। लिली ने सबके सामने तुम्हें पति कहा था, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए भाई? अब एक्टिंग बंद करो। पूरा हमारा डॉर्म तुम्हारे सपोर्ट में है। वह बीमार है, आज रात तुम्हें वहीं रुककर उसकी देखभाल करनी होगी। उनकी अजीब लॉजिक से बहस करना नामुमकिन था, इसलिए मैं सीधा फोन काट देता हूँ। फिर मैं कॉलेज फोरम खोलता हूँ। सर्च पेज पर एक के बाद एक वीडियो आने लगते हैं, बाहर से लेकर गर्ल्स हॉस्टल तक के हर सीन की रिकॉर्डिंग, हर एंगल से शूट किए गए क्लिप्स। कोल्ड ब्यूटी सबके सामने मिस्ट्री बॉय की बाहों में कूदी, पति जी मुझे छोड़कर मत जाइए। कोल्ड गॉडेस की इमेज पूरी तरह टूट गई। इन वीडियोस की वजह से हम दोनों पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बन चुके थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वह कौन है जिसे आइस क्वीन जैसी लिली इतनी बुरी तरह पकड़ रही है और पति कह रही है। पूरा अपार्टमेंट शांत था, सिर्फ लिली की स्टेडी ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी। मेरा ध्यान फिर उस फोटो की तरफ चला जाता है। उस तस्वीर में मुस्कुराता हुआ लड़का आखिर कौन था? यही सोचते सोचते रात गुजर जाती है। सुबह होने से ठीक पहले मैं लिविंग रूम के सोफे पर झपकी ले लेता हूँ, लेकिन अचानक बेडरूम से आई तेज चीख मुझे जगा देती है। मैं घबराकर अंदर दौड़ता हूँ और आधी नींद में कहता हूँ, हाँ बड़ी मैडम, सुबह सुबह सिंगिंग प्रैक्टिस चल रही है क्या? लेकिन बात पूरी होने से पहले ही मैं वहीं जम जाता हूँ। फर्श पर कपड़े बिखरे पड़े थे, फटे हुए स्टॉकिंग्स इधर उधर थे। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी हस्की डॉग ने रात भर तबाही मचाई हो। मेरा दिमाग खाली हो जाता है। कल रात मैंने सिर्फ उसे दवा दी थी, पसीना साफ किया था और कंबल ओढ़ाया था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर ये सब? मैं भागने ही वाला था कि तभी रुको। लिली की आवाज बर्फीले तीर की तरह मेरी पीठ में चुभ जाती है। मैं अकड़ जाता हूँ और धीरे से मुड़ता हूँ। उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे से टकराती है। मेरी माँ का फोन आया था, मुझे घर जाकर कपड़े समेटने हैं। वह कहती है, भागने की कोशिश कर रहे हो? नहीं ना, बैठकर आराम से बात करते हैं। वह अपनी बाहें उठाकर कहती है, मेरे कपड़े इस हालत में पहुंच गए हैं और अब तुम जिम्मेदारी से भागना चाहते हो? अब तो पूरे इंटरनेट
इंटरनेट को पता चल गया है कि तुम मेरे पति हो। सारा फायदा उठाकर अब भाग जाओगे? यह सुनकर मैं लगभग टूट जाता हूँ। फायदा किस बात का? मैं तो बस रात भर का अनपेड केयर टेकर था। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें सारी डिटेल्स याद दिला सकती हूँ। ये सुनते ही मैं तुरंत हथियार डाल देता हूँ। ठीक है तो बताओ तुम्हें चाहिए क्या? न जैसे ही वह सिर झुकाकर तौलिया ठीक करने लगती है, मैं उस 0.1 सेकंड के मौके का फायदा उठाता हूँ। एक कदम पीछे हटता हूँ, फिर बिजली की तरह मुड़कर दरवाजे की तरफ फिसलते हुए निकल जाता हूँ और अगले ही पल बाहर भाग जाता हूँ। मैं ठंडे दरवाजे से पीठ टिकाकर लगातार सांसें लेता हूँ। तभी अंदर से लिली की हंसी भरी आवाज आती है, पति जी मुझे भूल मत जाना। उस पल मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उठता है, जैसे इस तरह किसी के द्वारा पकड़े जाना थोड़ा एडिक्टिव हो। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में वह उल्टा रखा हुआ फोटो फ्रेम आ जाता है और अभी जो गर्माहट थी उसका आधा हिस्सा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। लिली का यह अचानक बदल जाना, उसकी यह नजदीकी, क्या यह सब मेरे लिए था या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा चेहरा उस फोटो वाले लड़के से मिलता था जो उसमें मौजूद था? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता है। इसके बाद मैं अपने हॉस्टल लौट आता हूँ। मुश्किल से बिस्तर पर बैठा ही था कि फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई देती है। नाम था लिली। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ और उसी सेकंड उसका मैसेज आ जाता है, फेंग युआन जी तुम सच में बड़े बेवफा निकले। भागने में तो ओलंपिक चैंपियन हो। मैं स्क्रीन को घूरता रहता हूँ, कई बार टाइप करता हूँ फिर डिलीट कर देता हूँ। आखिरकार लिखता हूँ, कल रात स्पेशल सिचुएशन थी। वह सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल रेस्क्यू था, उसमें कोई दूसरा मतलब नहीं था। तुरंत रिप्लाई आता है, मेडिकल रेस्क्यू? ऐसा मेडिकल रेस्क्यू जो कॉलेज फोरम के हॉट सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। अब हर कोई पूछ रहा है मेरा हस्बैंड कहाँ है। इस पूरे मेस को क्लियर करने का क्या प्लान है तुम्हारा? मैं इमेजिन करता हूँ कि वह गुस्से में दांत पीस रही होगी, आंखों में आग लिए। तभी अगला मैसेज आता है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देती हूँ। पहला, अच्छे बच्चे की तरह अनऑफिशियली मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और जिम्मेदारी उठाओ। दूसरा, खुद कोई तरीका निकालो और पूरे कॉलेज की मेमोरी डिलीट कर दो, सिर्फ एक बटन दबाकर। यह पढ़कर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। आखिर यह इल्जाम भी तो मेरे ऊपर आसमान से गिरा था। मैं तेजी से टाइप करता हूँ, जो काम मैंने किया ही नहीं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं एक लंबा क्लैरिफिकेशन पोस्ट लिखूंगा। लेकिन अगले ही पल उसका जवाब आ जाता है, मेरी रूममेट सब तुम्हें जीजा जी बुलाने लगी हैं, दिन में 3 बार तुम्हारा हाल पूछती हैं। क्या तुम्हें लगता है वे तुम्हारी क्लैरिफिकेशन मान लेंगी? ये सुनकर मैं कुछ पल चुप हो जाता हूँ, लेकिन फिर मेरा जिद्दी स्वभाव जागता है, तो फिर मैं उनसे फेस टू फेस बात करूंगा। वह जवाब देती है, ठीक है, सैटरडे आफ्टरनून, सिटी नॉर्थ का हैप्पी फार्म। मैंने सबको बुला लिया है, तुम खुद आकर क्लैरिफिकेशन देना, मैं इंतजार करूंगी। अब साफ था कि चाहे जो हो मुझे जाना ही पड़ेगा। शनिवार दोपहर में शहीद होने वाले सैनिक जैसी फीलिंग लेकर हॉस्टल से निकलता हूँ, लेकिन गेट तक पहुंचते ही मैं रुक जाता हूँ। सामने वही शख्स था। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया था, लेकिन मैं उसे तुरंत पहचान लेता हूँ। वही लड़का जो उस फोटो में लिली को गले लगाए खड़ा था। मेरा दिमाग भन-भनाने लगता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं सिर झुकाकर निकलना चाहता हूँ, लेकिन तभी वह मुझे आवाज देता है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में जटिल भावनाएं थीं। तो तुम दोनों सच में साथ हो गए हो? मैं हैरान रह जाता हूँ। उसके लहजे में कड़वाहट और अफसोस साफ था। क्या वह अब भी लिली को पसंद करता था? मैं कुछ नहीं कहता। वह हल्की कड़वी मुस्कान देता है। लगता है अफवाहें सच थीं, तो आखिर मैं ही हार गया। मैं तुरंत पूछता हूँ, तुमने यह बात किससे सुनी? लेकिन वह जवाब नहीं देता, बस फोन निकालकर मेरी तरफ बढ़ा देता है। स्क्रीन पर कॉलेज फोरम खुला था और ऊपर वही पिन किया हुआ वीडियो था जिसमें लिली मेरे साथ चिपकी हुई थी। मेरा चेहरा तुरंत गर्म हो जाता है। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, लेकिन शब्द नहीं मिलते। वह मेरी आंखों में गहराई से देखता है, अफसोस, राहत और कुछ अनकही भावनाएं, फिर बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। अब मेरे दिमाग में एक नई बात घूम रही थी। अगर वह लड़का भी लिली के दिल का इंसान नहीं था, तो फिर वह मेरे साथ ऐसी क्यों थी? इस सवाल का जवाब मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। हैप्पी फार्म जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात चू जियांग ली से हो जाती है। फेंग युआन जी, बाहर जा रहे हो? हाँ, थोड़ा काम है। वह कहती है, सुना है तुम लोग हैप्पी फार्म जा रहे हो। मैं भी पेंटिंग इंस्पिरेशन के लिए जा रही हूँ, चलो साथ चलते हैं। मैं थोड़ी देर हिचकिचाता हूँ। आखिर मैं वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने जा रहा था। किसी आउटसाइडर को साथ ले जाना अजीब लग रहा था। वह मुस्कुराकर पूछती है, क्या हुआ, कन्वीनियंट नहीं है या किसी स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहे हो? उसकी सीधी नजर देखकर मुझे लगता है शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ। मैं कहता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल गैदरिंग है। अगर जाना है तो साथ चलो। इसके बाद हम हैप्पी फार्म पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि लिली अभी तक नहीं आई थी। और पता नहीं क्यों मेरे दिल में हल्की सी निराशा पैदा हो जाती है। लिली भी वहां पहुंच जाती है। उसने आज एक साधारण सफेद ड्रेस पहनी होती है और हाथ में चेरीज की टोकरी लेकर वह आराम से हमारी तरफ चली आती है। आसपास की लड़कियां तुरंत शोर मचाने लगती हैं, वाह, इन्हें किसने इन्वाइट किया था? लेकिन लिली किसी और की तरफ नहीं देखती। उसकी नजर सीधे मुझ पर टिक जाती है और उसके होंठों पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है, इतनी मीठी जैसे शहद घुल गया हो। दूसरी तरफ ईथन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाता है और तभी टीचर वांग भी वहां पहुंच जाती हैं। हाथ पीछे बांधकर हल्के से सिर हिलाते हुए कहती हैं, आजकल के बच्चे भी कमाल हैं, प्यार दिखाने के लिए जगह भी नहीं छोड़ते। यह सुनकर मेरा चेहरा फिर से लाल हो जाता है। सबकी हंसी के बीच मुझे धक्का देकर लिली के बगल वाली खाली सीट पर बैठा दिया जाता है। मैं मजबूरी में उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, मिस हान, अब तो सब लोग आ चुके हैं, क्या हम आखिरकार स्क्रिप्ट के हिसाब से अफवाह क्लियर करना शुरू करें? लेकिन लिली कोई जवाब नहीं देती। वह बस आंखों के कोने से चू जियांग ली की तरफ देखती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, वाह फेंग युआन, अफवाह क्लियर करने आए हो और साथ में दूसरी लड़की भी ले आए, क्या जिम्मेदारी लेने का इरादा भी छोड़ दिया है? यह कहते ही उसे खुद भी अपनी आवाज में छिपी जलन का एहसास हो जाता है और वह हल्के से हाथ से अपना मुंह ढक लेती है। मैं घबराकर चू जियांग ली की तरफ देखता हूँ।
वह बिल्कुल शांत बैठी होती है, जैसे यह बात उससे जुड़ी ही ना हो। मैं अजीब सी मुस्कान के साथ उसे सिर हिला देता हूँ और वह भी बस हल्का सा जवाब दे देती है। अचानक माहौल पूरी तरह जम जाता है। लिल्ली कुछ नहीं कहती, बस चेरीज धोती रहती है, लेकिन साफ दिखता है कि उनका हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उसकी नजर चू जियांग ली पर पड़ती है, वह अचानक दिशा बदलकर चेरीज अपनी रूममेट के हाथ में दे देती है। मैं असहज होकर मुस्कुराता हूँ और लिल्ली के सामने थोड़ा झुककर कहता हूँ, तो मैं सच में बता देता हूँ हमारे रिश्ते के बारे में साफ साफ। वह बेपरवाही से कहती है, तुम्हारी मर्जी। मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, सब लोग मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे एक जरूरी बात अनाउंस करनी है। कोई चिल्लाता है, अरे यह तो सीधा कन्फेशन करने वाला है। मैं जल्दी से कहता हूँ, रुको, ऐसा कुछ नहीं है। फिर समझाता हूँ, मैं और लिल्ली उस तरह के रिलेशन में नहीं है जैसा आप सब सोच रहे हो। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही कोई बोल पड़ता है, वाह, जीजा जी का प्रमोशन हो गया। जीजा जी, लिल्ली को छोड़ना मत। मेरा सिर दर्द करने लगता है। मैं लिल्ली की तरफ देखता हूँ, वह सिर झुकाए बैठी होती है, कंधे कांप रहे होते हैं और हंसी रोकते रोकते उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। ये कैसा क्लैरिफिकेशन था? ये तो पूरा डिजास्टर बन गया था। मैं चिढ़कर उसे घूरता हूँ। वह सिर उठाती है और अचानक उसका चेहरा खिल उठता है, आंखें चमकती हैं। हाथ से मुंह ढकते हुए वह मुझे देखती है। उसकी मुस्कान शरारती भी है और बेहद प्यारी भी। उसी पल मेरा दिल 1 सेकंड के लिए धड़कना भूल जाता है और तभी अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे धंस जाती है। मैं हड़बड़ाकर आगे गिर पड़ता हूँ। घबराहट में मेरा हाथ हवा में लहराता है और बिना संभले मेरे होंठ लिल्ली के गाल को छू जाते हैं। उसका गाल नरम और हल्का ठंडा होता है, जैसे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। लिल्ली तुरंत जम जाती है, आंखें फैल जाती हैं और चेहरा गर्दन तक लाल हो जाता है। तभी अचानक एक तेज आवाज पूरे माहौल को चीर देती है, रुको, फेंग युआन लिल्ली का बॉयफ्रेंड नहीं है। पूरा मैदान सन्न हो जाता है। सभी लोग हैरानी से उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। मैं साफ महसूस करता हूँ मेरे बगल में खड़ी लिल्ली के आसपास का तापमान जैसे 1 सेकंड में फ्रीज हो गया हो। और फिर वह लड़की बोलती है, क्योंकि फेंग युआन जी मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरे दिमाग में धमाका हो जाता है, सब कुछ खाली हो जाता है। चारों तरफ दम घोंटू खामोशी छा जाती है। लिल्ली धीरे से सिर उठाकर पूछती है, क्या वह सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वह लड़की तुरंत कहती है, बिल्कुल, मैं ही फेंग युआन जी की गर्लफ्रेंड हूँ। इतना कहकर वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे लगभग बाहर की तरफ खींच ले जाती है। मैं आधा घसीटा हुआ उसके साथ चलता हूँ और पीछे मुड़कर देखता हूँ, लिल्ली वहीं खड़ी होती है, चेहरा पूरी तरह सफेद और नजर लगातार हमारी पीठ पर जमी हुई। कैंपस की पेड़ों से घिरी सड़क तक पहुंचकर वह लड़की मेरा हाथ छोड़ देती है। सिर झुकाकर जूतों से सूखे पत्ते कुरेदते हुए धीमी आवाज में कहती है, सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा इम्पल्सिव हो गई थी। मैं चुप रहता हूँ। वह गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखती है। एक सीनियर मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा है। उसने मेरे हाई स्कूल के पुराने फोटो ढूंढ लिए हैं और कह रहा है कि फोटो में जो लड़का है वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। वह अपना फोन निकालकर फोटो दिखाती है। ब्लरी फोटो में स्पोर्ट्स मीट का बैकग्राउंड है और एक लड़का साइड से स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में खड़ा है। स्टाइल और फेस आउटलाइन सच में कुछ हद तक मुझसे मिलती जुलती होती है। इसे देखकर मेरे दिल में आज के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। आखिर सोच, जियांग ली की नजर में मैं हमेशा सड़क किनारे लगे किसी लैंप पोस्ट जैसा ही रहा हूँ, जिसकी मौजूदगी का कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन अब तो सीधा एक्स बॉयफ्रेंड बनकर शील्ड का काम कर रहा था। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ। वह साफ ऐसी लग रही होती है जैसे मजबूरी में ये आखिरी तरीका अपनाना पड़ा हो। मैं अपनी कनपटी दबाता हूँ। ठीक है, इस बार यह बोझ मैं उसके लिए उठा लेता हूँ। जब मैं जाने लगता हूँ तब वह एक और बात कहती है, तुम भी थोड़ा सावधान रहना। हैप्पी रनिंग क्लब वाले लोग और हंतियन की तरफ के लोग शायद तुम्हें सिर्फ मजाक समझ रहे हैं। इसके बाद पूरा 1 हफ्ता हैरान कर देने वाली शांति में गुजरता है। कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, कोई ताना नहीं मारता और भी पूरी तरह मेरी नजरों से गायब हो जाती है। सोशल मीडिया भी बिल्कुल शांत रहता है। मैं लगभग मान चुका होता हूँ कि सारी परेशानी खत्म हो गई, लेकिन क्लास शुरू होने से पहले मेरी मुलाकात एक बार फिर लिल्ली से हो जाती है। वह कुछ क्लासमेट्स के साथ किसी बात पर चर्चा कर रही होती है। शायद उसने मुझे देखा भी नहीं होता, लेकिन मैं लगातार उसे देखता रहता हूँ, यहाँ तक कि सोयांग ली भी आखिर बोल पड़ती है, अरे तुम्हारी तो आत्मा ही उड़ गई है क्या? सामने जाकर ऑटोग्राफ भी ले आओ। ये सुनकर मैं अचानक होश में आता हूँ। मेरा चेहरा गर्म हो जाता है और दिल ऐसे धड़क रहा होता है जैसे उसके अंदर कोई खरगोश उछल रहा हो। बड़ी मुश्किल से छुट्टी का समय आता है। मैं टीचिंग बिल्डिंग के कॉरिडोर में चल रहा होता हूँ, तभी अचानक मेरी पीठ पर वजन महसूस होता है। 2 पतली लेकिन मजबूत बाहें मेरी कमर को कसकर पकड़ लेती हैं। अगले ही पल एक बेहद परिचित खुशबू मेरी नाक तक पहुँचती है। ये लिली होती है। मेरे दिमाग में फिर से धमाका हो जाता है। सारा खून सीधे सिर की तरफ दौड़ पड़ता है। मैं मुश्किल से पीछे मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि लिल्ली का शिकायतों से भरा चेहरा मेरे बिल्कुल पास होता है। वह नाक सुड़कती है और दयायनी आवाज में कहती है, पति। मैं वहीं पत्थर बन जाता हूँ। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। कौन पति? लेकिन वह और भी दुखी आवाज में बोलती है, पति मुझे मत छोड़ो, उसके साथ मत जाओ। पति, तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाना चाहते हो? मैं पागलों की तरह सो जांगली को आंख मारकर मदद मांगता हूँ। छोड़ दो उसे दीदी, प्लीज मेरी मदद करो। सो जांगली मेरे दर्द भरे चेहरे को देखती है और फिर कहती है, पहले इसे संभालो, यह मेज तुमने खुद बनाया है, अब खुद साफ करो। इतना कहकर वह मेरा हाथ छोड़ देती है और भीड़ के बीच से निकल कर चली जाती है। जैसे ही उसकी राइवल गायब होती है, लिल्ली जादू की तरह तुरंत नॉर्मल हो जाती है। उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और वह पूरी तरह मेरे सहारे टिक जाती है। उसी समय मेरा माइग्रेन फिर से शुरू हो जाता है। वह तुरंत समझ जाती है। बेहद फेमिलियर मोमेंट्स के साथ मेरा हाथ पकड़ती है और फिर मेरी हैरानी के बीच वह मेरी जेब से दवा निकाल लेती है। वह पानी की बोतल खोलती है और बिना देर किए कहती है, पहले दवा खाओ। उसकी आवाज में इतनी चिंता होती है कि मना करने का मौका ही नहीं मिलता। मैं दवा निगलता हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी तरफ देखता हूँ। मेरे मन में सिर्फ हैरानी और शक भरा होता है। यह दवा तो मैं डॉक्टर के कहने पर लेता हूँ,
लेकिन उसे इसके बारे में इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। क्या उसने सच में मेरी मेडिकल रिपोर्ट देखी थी? फिलहाल मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन एक नई परेशानी शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल उस मैंडेटरी सॉफ्टवेयर की तरह बन चुकी थी जिसे सिस्टम में इंस्टॉल करना ही पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, उसे अनइंस्टॉल भी नहीं किया जा सकता था। मैं उसकी रूममेट को हेल्प सिग्नल भेजने के लिए फोन निकालता हूँ, लेकिन लिल्ली बिजली जैसी तेजी से मेरा फोन पकड़ लेती है और तुरंत पासवर्ड स्क्रीन छिपा देती है। सपने में भी मत सोचना, जिस दिन मेरे साथ घूमकर मुझे खुश कर दोगे, शायद उस दिन मैं तुम्हें माफ कर दूं। उसे और भी अजीब हरकतें करने से रोकने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचता। मैं मजबूरी में इस महारानी के साथ दोपहर की क्लासेस बंद कर देता हूँ और उसके साथ इधर उधर घूमते हुए खाना पीना शुरू कर देता हूँ। वह हर चीज को देखकर एक्साइटमेंट से भर जाती है। उसका मूड बेहद अच्छा होता है, जबकि मैं माइग्रेन के असर और पूरे रास्ते उसकी मानसिक टॉर्चर झेलते झेलते शरीर और दिमाग दोनों से टूट चुका होता हूँ। अगर यह सिलसिला थोड़ा और चलता तो शायद मेरी आधी जान ही निकल जाती। शाम होते होते वह मुझे एक बार में घसीट ले जाती है। कुछ ड्रिंक्स पेट में जाते ही लिल्ली फिर से अपने दूसरे रूप में आ जाती है। मुझे डॉर्मेट्री वापस नहीं जाना, मैं रूम 308 में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन उससे सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ जाता है। मेरे पास सच में कोई उपाय नहीं बचता, इसलिए मैं उसे वापस कैंपस के बाहर वाले अपार्टमेंट में ले जाता हूँ। किसी तरह उसे आराम से बैठाकर मैं वहाँ से भागने ही वाला होता हूँ कि पीछे से जोरदार खांसी की आवाज सुनाई देती है, जिस पर मैं मजबूरी में वापस लौटता हूँ। पूरा कमरा छान मारने के बाद जाकर दवा मिलती है। मैं अभी उसे पानी के साथ दवा देने ही वाला होता हूँ कि वह अचानक मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लेती है। उसकी आंखें धुंधली सी होती हैं। पति मत जाओ ना प्लीज। उसके गाल हल्के लाल होते हैं और आंखों में पानी चमक रहा होता है। तुम्हें आखिर तक मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी। जिम्मेदारी, यह शब्द सुनते ही मैं अनजाने में अपने सिर को छूता छूता मेरे जैसे टूटे हुए इंसान के पास आखिर जिम्मेदारी उठाने के लिए बचा ही क्या था। अभी अभी जो भावनाएं दिल में पैदा हुई थी वे एक पल में धुएं की तरह गायब हो जाती हैं। मैं जल्दी से वहां से निकलकर लिविंग रूम के सोफा पर जाकर लेट जाता हूँ। अगली सुबह मेरी आंख अचानक घुटन के एहसास से खुलती है। मैं आंखें खोलकर देखता हूँ और वहीं जम जाता हूँ। लिल्ली पूरे शरीर को फैलाकर मुझ पर चढ़ी हुई होती है और बड़े आराम से सो रही होती है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि उसका चेहरा मेरे चेहरे से 1 सेंटीमीटर भी दूर नहीं होता। उसकी गर्म सांसें लगातार मेरे होठों को छू रही होती हैं। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं हल्का सा खनखारता हूँ, जिस पर उसकी पलकें हल्के से कांपती हैं। आंखों के कोने में एक शरारती मुस्कान झलकती है और फिर वह दोबारा आंखें बंद कर लेती है। अब मुझसे भी नाटक नहीं होता। फंग युआन, तुम्हारा स्लीप वॉकिंग अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। वह तुरंत बोल पड़ती है। फंग युआन, तुम मौका देखकर फायदा उठा रहे हो। मैं हंस देता हूँ। अच्छा, नाटक जारी रखो। वैसे भी इस स्क्रिप्ट को बदले हुए तुम्हें काफी समय हो गया है। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ दिख रहा है कि तुम्हारे मन में बुरे इरादे हैं। मैं तुरंत जवाब देता हूँ। आधी रात को बेडरूम से निकलकर यहाँ तक जीपीएस की तरह एक्यूरेट तरीके से कौन पहुंचा था, और फिर खुद को कंबल बनाकर मेरे ऊपर कौन लेट गया था। ऊपर से चोरी और सीना जोरी भी कर रही हो। सच में प्रोफेशनल हो तुम। वह तुरंत मुंह फुलाकर कहती है, वह मैं नहीं थी, मैं स्लीप वॉकिंग कर रही थी। अच्छा, स्लीप वॉकिंग? तो फिर स्लीप वॉकिंग करते हुए तुमने क्या क्या किया, ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए। कैसे कोई स्लीप वॉकिंग में मुझे पिलो की तरह पकड़ कर सो सकता है, ऊपर से नींद में बड़बड़ाना और खुद ही मुस्कुराना भी। यह सुनकर वह समझ जाती है कि बहस में जीतना मुश्किल है, जिस पर वह तुरंत अपना एक्टिंग मोड बदल देती है और आंखों से मोती जैसे आंसू गिराने लगती है। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल सच में पिघलने लगता है, लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग का ट्यूमर फिर से याद आ जाता है, जैसे किसी ने बर्फ का पानी डाल दिया हो। मेरे सारे गलत समय पर पैदा हुए ख्याल तुरंत खत्म हो जाते हैं। मैं खुद को सख्त बनाता हूँ, उसे धीरे से हटाता हूँ और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल जाता हूँ। पीछे से उसकी भरी हुई आवाज सुनाई देती है, फंग युआन, तुम बहुत बुरे इंसान हो। लेकिन मैं फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखता और सीधे अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता हूँ। अगली सुबह मैं जानबूझकर जल्दी उठता हूँ और डॉर्मेट्री से निकल जाता हूँ। इतने दिनों तक लगातार उसके पीछे पड़े रहने की आदत पड़ चुकी थी। अब यह शांति उल्टा मुझे खालीपन का एहसास देने लगती है। लेकिन उसी दिन दोपहर में जैसे ही मैं अपनी सावधानी थोड़ी कम करता हूँ, वह जानी पहचानी परछाई फिर से दिखाई देती है। दूर से ही उसकी फेमिलियर खुशबू हवा में तैरती हुई मेरे पास पहुंच जाती है। हमारी नजरें मिलती हैं। माहौल ऐसा लगता है जैसे हवा में बिजली चमक रही हो। मैं कुछ समझ पाऊं उससे पहले ही वह तेजी से दौड़कर सीधे मेरी बाहों में आ गिरती है। पति, क्या कल तुम मुझसे नाराज हो गए थे, इसलिए मुझे छोड़कर भाग गए थे? मैं मन ही मन सोचता हूँ कि अगर सच में शिकायत भी होती तो क्या मैं बोल पाता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा मत सोचो। मुंह से मैं ऐसा कहता हूँ, लेकिन शरीर उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा होता है। दिक्कत बस इतनी होती है कि मैं उसे हिला तक नहीं पाता। आसपास के स्टूडेंट्स एक साथ हमारी तरफ देखने लगते हैं। कई लोगों के फोन की स्क्रीन चुपचाप चमक रही होती है। मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि कल कॉलेज फोरम की पिंड पोस्ट यही होने वाली है। फंग युआन और लिली के रहस्यमयी रिश्ते का खुलासा दिन दहाड़े इस तरह चिपकने का मतलब आखिर क्या था? जितने ज्यादा लोग देखने लगते हैं, लिली उतना ही कसकर मेरी कमर पकड़ लेती है, यहाँ तक कि अपना सिर भी मेरी छाती में छुपा लेती है। तभी अचानक उसकी कुछ बेस्ट फ्रेंड्स वहाँ से गुजरती दिखाई देती हैं। हमारी नजरें मिलती हैं। उनकी आंखों में साफ शरारत दिखाई देती है, लेकिन वे जानबूझकर अनजान बनने लगती हैं। मैं लगभग रोते हुए कहता हूँ, मेरी प्यारी बहनों, इसे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम सबको बारबेक्यू खिलाऊंगा। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। अरे वाह, आज तो हवा बहुत तेज चल रही है। आंख में कुछ चला गया है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मैं लगभग चीख पड़ता हूँ, किसी डूबते हुए इंसान को यूं मत छोड़ो, इसे ले जाओ। लेकिन वे हंसते हुए जवाब देती हैं, नहीं नहीं, हमें लाइब्रेरी जाना है, हम थर्ड व्हील नहीं बनना चाहते। अब मैं पूरी तरह हार मान लेता हूँ। दिल राख की तरह ठंडा पड़ चुका होता है। जाते जाते वे पीछे मुड़कर एक और तीर चला देती हैं। ब्रदर फेंग युआन आते, लिली तुम्हारे भरोसे हैं, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं पूरी तरह स्पीलेस हो जाता हूँ। फिर नीचे देखता हूँ, मेरी बाहों में मौजूद लड़की सिर उठाकर मुझे देख रही होती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही होती हैं।
हैं। चेहरे पर ऐसी विजय मुस्कान होती है जैसे सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हुआ हो। अभी कुछ मिनट पहले वाली बेचारी लड़की का नामो निशान भी नहीं बचा होता और फिर शुरू हो जाती है एक और दोपहर। लिल्ली मुझे जबरदस्ती पूरे शहर में घुमाती रहती है। रात तक मैं थक कर बुरी हालत में पहुंच जाता हूँ। आखिरकार हम दोनों वापस अपार्टमेंट लौटते हैं। मैं मरे हुए कुत्ते की तरह सोफा पर गिर पड़ता हूँ, फिर गंभीर आवाज में उसे वार्निंग देता हूँ, आज रात ठीक से बेड पर सोना। अगर फिर आधी रात को स्लीप वॉकिंग करके यहाँ आई या कोई नया ड्रामा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आवाज सुनकर वह सच में डर जाती है। वह होंठ फुलाकर बिल्कुल किसी सताई हुई छोटी पत्नी जैसी लग रही